बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद है कि सब के सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े से होंगे। और आज मैं आपको लेके जा रही हूँ कॉस्को। और कॉस्को यहाँ की एक बहुत बड़ी सारी मार्केट है। जिस तरह से पाकिस्तान में इम्तियाज़ स्टोर है, कारफोर है, हाइपर स्टार है, उसी तरह से कॉस्को है। मगर कॉस्को में जो है वो चीज़ें बल्क में मिलती हैं, और अगर आपकी बड़ी फैमिली है और आपका कंजम्पशन ज़्यादा है तो यहाँ से शॉपिंग करना आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट और इकनॉमिकल रहता है। ऑल्दो कुछ अरसे से मैं नोटिस कर रही हूँ कि ये भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से ये इतना बड़ा पैकेट है चॉकलेट्स का, तो वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे मिल रहा है। तो अगर आपके घर में ज़्यादा मेंबर्स हैं तो कॉस्को से शॉपिंग करना जो है वो बहुत ही अच्छा, आसान और मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। खैर बहरहाल मैं तो कॉस्को इसलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे वहाँ की डील्स और मज़े मज़े की डेकोरेशंस ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और ये क्रिसमस से पहले मैंने इधर विज़िट किया था, तो उस वक्त मैंने ये सारी वीडियो बनाई थी, और इसमें आपको क्रिसमस की डील्स भी नज़र आ रही हैं। और ये सब कुछ दिखाने का ना एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मकसद भी है। मकसद ये है कि आप लोगों को आइडिया हो कि जो लोग मुल्क से बाहर रहते हैं उनके लिए प्राइसेस क्या होती हैं, उनका जो है वो लिविंग स्टाइल क्या होता है। अब ये जितने मैं फ़ूड आइटम्स आपको दिखा रही हूँ, देखा जाए तो ये बहुत सस्ते हैं, मगर जो लोग बाहर रहते हैं उनकी स्ट्रगल बहुत डिफरेंट है। हलाल और हराम, इसका ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एज़ ए मुस्लिम हम हर चीज़ में इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं। इनफैक्ट लोग कहते हैं चीज़ यानी कि पनीर, उसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है, वो तो खाया जा सकता है। लेकिन इवन पनीर भी यहाँ पे हलाल नहीं होता। तो हमें कोई सा भी सॉस, कोई सा भी केचप, कोई भी चीज़ खाने और ख़रीदने से पहले उसको चेक करना पड़ता है। और फिर होता यही है कि अगर आप देखें कि ये सब जो खाना पीना आपके सामने रखा हुआ है एक तरह से फुल मील है, अगर आप ले जाएं तो आराम से आपकी फ़ैमिली खा सकती है, ना आपको पकाना पड़े और ना आपको कोई और स्ट्रगल करनी पड़े। लेकिन इसमें से गोश्त हलाल नहीं है, इसमें से चीज़ हलाल नहीं है, तो फिर वो आपके काम का नहीं है। तो चाहे ये जितना भी सस्ता है, ये हम लोगों के लिए जो है वो बेकार है। इस बात को करने और दिखाने का मकसद ये है कि मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे, ना सिर्फ सुनी मैंने ये बातें, बल्कि मैंने कोई और वीडियोस में देख रही थी तो उसके नीचे इस तरह के कमेंट्स थे कि बाहर रहने वालों की तो मज़े ही अलग होते हैं। तो जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ों में आसानियाँ और सहूलत हैं, लेकिन बहुत सारे एहतियातें भी हैं जो कि मुस्लिम कंट्री में रहते हुए आपको नहीं करनी पड़ती। तो दूसरों के भी स्ट्रगल्स को आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश किया करें, और जहाँ आप लोग रह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह बस वो जगह सबसे अच्छी है, और अच्छे से रहें, अपने बच्चों की अच्छी सी तरबियत करें। तो बहरहाल यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं, इसमें बेकरी आइटम्स बहुत ही मज़ेदार होते हैं, लेकिन इसमें से भी हमें चेक करना पड़ता है कि कौन से हम खा सकते हैं और कौन से हम नहीं खा सकते, क्योंकि चॉकलेट्स हो गई, क्रीम्स हो गई, वो सब हमें देख के लेनी पड़ती हैं। उसके अलावा कॉस्को में अक्सर बहुत मज़े की डील्स आई हुई होती हैं। जैसे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था, ये एरो गार्डन है, आप अपनी सारी हर्ब्स जो हैं वो घर में ही ग्रो कर सकते हैं। तो मैं इसको देख रही थी कि किस हिसाब में है, और उसके अलावा भी ओवरऑल चीज़ों को एक दफ़ा देखना तो ज़रूर होता है। ये तो मेरा ख़्याल है ख़वातीन की फ़ितरत में है कि अगर बाज़ार जाना है तो फिर सब चीज़ों पे एक नज़र तो डालनी ही है। और कुछ चीज़ें तो बहुत रीज़नेबल थी। मुझे ये सेट बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये बहुत हैवी था। और अगेन मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात की थी कि हर नई चीज़ आप ख़रीदते तो रहें, कोई मसला तो नहीं है। अगर कुछ पसंद आ रहा है, कुछ सस्ता है, तो आप उठाएं और ले जाएं अपने पास, लेकिन उसको रखेंगे कहाँ पे? तो हमारे पास बड़ी लिमिटेड स्पेसेस होती हैं, और हर चीज़ ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन बहरहाल देखते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे आइटम मिल जाते हैं। जैसे कि ये मुझे बहुत पसंद आया, इसकी शक्ल अच्छी लगी, इसका कलर अच्छा लगा और काफ़ी कन्वीनियंट लगा। तो एक सेट में जो है ये दोनों प्लेटर थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसी तरह से $17 में जो है वो 4 प्लेट्स थी, $20 में ये बोल्स थे। तो ये अच्छी डील है। और ये स्टीमर है, और इसके बारे में मैं आजकल सोच में पड़ी हुई हूँ कि इसे ख़रीद लूँ या ना ख़रीदूँ। आप मुझे आइडिया दें कि ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। और जी क्रिसमस के दिनों में जो ज्वेलरी पे बड़ी बहार आई हुई होती है, यहाँ पे लोग बहुत शौक़ से चीज़ें ख़रीदते हैं और तोहफ़े में देते हैं। तो मैंने सोचा मैं थोड़ी सी जो है वीडियो इसकी भी बनाऊँ, ताकि आपको तो आइडिया हो। हम जो सोने के शौकीन लोग हैं, ऑल्दो मुझे सिल्वर चीज़ें भी अच्छी लगती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो मेरा ख़्याल है गोल्ड ही ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इवन डायमंड भी हो तो गोल्ड में लगा हुआ हो।
तो यहाँ पे ये डायमंड ज्वेलरी लगी हुई थी। मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा मज़ेदार सा ग्लिम्स मिले और कि कैसे रिंग्स की प्राइसेस होती हैं, और थोड़ी सी इसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस भी होती हैं जो कि क्रिसमस के करीब डील्स वगैरह लगें। तो मोस्टली लोग जो हैं वो क्रिसमस के करीब ही यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग और गिफ्ट्स देते हैं। तो हम लोगों को तो देसी लोगों को गिफ्ट देने का तो बस बहाना चाहिए, उसके लिए हमें कोई ईद बकर ईद शबरात नहीं चाहिए। बस गिफ्ट देने का बहाना हो, बस कहीं जाना है, आना है, किसी से मिलना है, किसी को अपने घर बुलाना है, तो हम तो गिफ्ट दे देते हैं। तो जी ये बहुत ही कन्वीनियंस है यहाँ पे। आप सेल्फ़ चेकआउट कर सकते हैं। आपने हर चीज़ की प्राइस देखे, मैं टैग अगर आगे दिखाते हैं हम इसमें, तो ख़ुद ब खुद जो है वो प्राइस आ जाती है, और इन द एंड जो है वो आप पेमेंट करेंगे तो उसमें से रसीद भी निकल के आ जाएगी। तो इसके लिए बहुत आसानी मुझे लगती है कि आपको बहुत लंबी सी लाइन में नहीं लगना पड़ता, और आप जल्दी जल्दी ख़ुद ही चेकआउट करके जो है वो बाहर निकल जाते हैं। अदरवाइज़ आजकल काफ़ी रश है मॉल्स में। पिछले कुछ दिनों की शॉपिंग ट्रिप में मैं एक बात नोटिस कर रही हूँ कि प्राइसेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई चीज़ 17 या 18 डॉलर में लेते थे तो वो अचानक से 40 डॉलर की हो गई है। तो इस तरह का प्राइस इंक्रीज़ मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया में ही हो रहा है, और स्पेशली पाकिस्तान में तो मैं देखती हूँ कि लोग बहुत कंप्लेंट कर रहे हैं। तो प्लीज़ जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं वो इस बात का ख़्याल रखें कि ओवरऑल दुनिया में महंगाई बढ़ रही है। जो लोग बाहर रह रहे हैं, इवन डॉलर्स में कमा रहे हैं, तो वो डॉलर्स में भी पे कर रहे हैं चीज़ों का, ज़ाहिर है, और चीज़ें बहुत महंगी हैं उनके लिए भी। तो अल्लाह ताला सबको आसानी दे, जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उन सब की मुश्किलें आसान करे। और बर्फ़ पड़ी हुई और आपने आइसक्रीम नहीं खाई तो बस समझें आपने कुछ नहीं किया। तो जी हमने आइसक्रीम खाई और उसके बाद हम अपने घर को आ गए सामान लेकर, और ये है जी घर आएंगे अगर तो घर में खाना तो खाएंगे ना। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अफ़गानी पुलाव बनाना, और अगर आप अफ़गानी पुलाव बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो आप स्टार्ट करेंगे प्याज को ब्राउन करने से। तो मेरे पास ब्राउन प्याज था, मैंने वो तेल में डाला है, और उसके ऊपर मैंने नमक, लाल मिर्च और थोड़े से खड़े मसाले और दही, इसको डाल के जो है वो अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर दूंगी ताकि इसका मसाला बन जाए। वैसे चना पुलाव की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसमें आराम से इसको देख सकते हैं और बना सकते हैं। चना पुलाव ना हमें बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्योंकि ये बड़ी वर्सेटाइल सी डिश है। इसमें प्रोटीन की कमी चनों से पूरी हो जाती है, और मुझे ऐसा लगता है बड़े और बच्चे सब बहुत शौक़ से खाते हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में चना पुलाव शौक़ से खाया जाता है कि नहीं खाया जाता, और अगर खाया जाता है तो आप किस तरह से बनाते हैं। मैं तो चनों को एक साथ ही बॉईल करके और फ्रीज़र में छोटे पैकेट्स बना के रख देती हूँ। तो जब भी आपने चने इस्तेमाल करने हैं आप बाहर निकालें, उन्हें गर्म पानी में डालें, तो वो खुद ब खुद जो है वो थॉ हो जाते हैं और फिर आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस तो ये मैंने मसाला बना दिया है। और मेरी बेटी को जो है वो थोड़ा गला ख़राब हो रहा था तो मैंने उसके लिए यखनी बनाई थी। मगर मजाल है जो उसने यखनी पी हो, पता नहीं किसके बच्चे यखनी पी लेते हैं, हमारे बच्चों ने तो नहीं पी। तो अब मैं वो यखनी वेस्ट नहीं कर सकती थी, तो मैंने ये सोचा कि मैं चना पुलाव में उस यखनी को भी डाल देती हूँ, तो ज़रा चना पुलाव भी थोड़ा सा रिच हो जाएगा। तो बस वो यखनी मैंने ऐड की है, साथ में चने ऐड किए हैं, और ये उस यखनी में मैंने चिकन की जो बोटियाँ थी उनमें से भी जो है वो रेशा रेशा कर दिया। तो पहले मैंने सोचा था शायद वो चिकन की बोटी देख के सूप पी लेगी, लेकिन उसने यखनी नहीं पी। तो जी ये कॉर्नफ्लावर वाला सूप तो शौक़ से पी लेते हैं मेरे बच्चे, मगर यखनियाँ पिलानी ज़रा मुश्किल है। तो जी इस तरह से यखनी का इस्तेमाल किया मैंने। आपका मसाला बिल्कुल तैयार है। पानी का हिसाब आपने थोड़ा सा करना होता है, जितने आप चावल इस्तेमाल करते हैं बस उससे 1.5 गुना ज़्यादा पानी में डालती हूँ। अगर मेरा 1 कप चावल है तो मैं उसमें 1.5 कप पानी डालती हूँ, और फुल हीट पे आपने इसको उबलने के लिए छोड़ देना है। तो जब आप फुल हीट पे पकाते हैं तो चावल जल्दी जल्दी उबलने लग जाते हैं, और एक स्टेज ऐसी आएगी कि चावल में जो है वो पानी नज़र आना बंद हो जाएगा और आपको सिर्फ बबल्स नज़र आ रहे होंगे। वो स्टेज ऐसी है, वहाँ पर मैं इसको दम पे रख देती हूँ। तो 10 से 15 मिनट आप मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे दम पे रखेंगे तो ख़ुद ब खुद आपके चावल तैयार हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि पानी जो है वो आपकी उंगली की जो पोर है उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर तो आपको ग्लासों का हिसाब नहीं होता तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर कोई बिगनर है तो उसको ये टिप ज़रूर अच्छी लगेगी, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं चावल बनाने मैंने स्टार्ट किए थे तो मेरा दिल ऐसे धड़क रहा होता था जैसे पेपर देने से पहले किसी का दिल धड़क रहा होता है, क्योंकि चावलों का ख़राब होना तो मुझे लगता था ज़रूर है।
और जी इस पुलाव को अफ़गानी टच देने के लिए मैंने इसके अंदर काली वाली किशमिश शामिल की है। अगर आपके पास ग्रीन है तो आप ग्रीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर काली वाली इस्तेमाल की है मैंने, और उसको मैंने बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया है। और अगर आप चाहें तो गाजर को जो है वो पतला पतला काट के उसे भी इस स्टेज में शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं गाजर शामिल की, मैंने सिर्फ किशमिश इसके अंदर डाली है। और ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, आपको सिर्फ वो थोड़े थोड़े से बबल्स नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पे मैं इसको दम की आंच पे रख दूँगी। 15 से 20 मिनट बाद आप खोलेंगे तो ये देखिए एक एक चावल अलग होगा और चावल जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। तो चावल बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। कोई मेरे जैसा बैठा है अगर जिसको चावल बनाते हुए डर लगता है तो यकीन करें आप अकेले नहीं हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहें, हौसला करें, आपके चावल अच्छे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। एक दो दफ़ा ख़राब होंगे लेकिन उसके बाद आपके चावल इंशाल्लाह ताला अच्छे ही बनेंगे। अच्छा जी, बस अब चूँकि मैंने चना पुलाव बनाया था तो उसके साथ सलाद बनना तो बहुत ज़रूरी है, और मैं बिल्कुल फ़्रेश सैलड बना रही हूँ, जो कि मेरा ख़्याल है आप लोग भी बनाते होंगे। ये वाली मूलियाँ बहुत ही मज़ेदार होती हैं, और जो दूसरी लंबी मूली है उसके मुकाबले में इनका टेस्ट जो है वो काफ़ी प्लेजेंट होता है। तो इस वजह से जो है वो मैं ये वाला जो है वो सैलड बनाना ज़्यादा पसंद करती हूँ, ताकि बच्चों को टेस्ट ना पता चले और वो सारी सब्ज़ियाँ खा लें। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये वाला सैलड। ये यहाँ पे हमारे पास आइसबर्ग सैलड जो है वो कटा हुआ मिलता है, और बड़ी सहूलत हो जाती है। मैंने देखा है कि अगर मैं आइसबर्ग का पूरा हेड लेकर आती हूँ ना तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये कटा कटाया आपको मिलता है $2 से $3 में पैकेट मिल जाता है, और मेरे 3 से 4 दिन जो है वो सैलड में अच्छी तरह से इस्तेमाल हो जाता है। तो बस इसी को मैं इस्तेमाल करती हूँ। अब ये मैंने सैलड को मिक्स करके रख लिया है, और अगर आप चाहें तो इसकी ड्रेसिंग बना सकते हैं और ड्रेसिंग भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो सिर्फ नमक मिर्च और लेमन के साथ भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मैं इधर बनाने लगी हूँ एक रायता। इस रायते में मैंने सिर्फ नमक, काली मिर्च, फ्रेश धनिया डाला है, और ये जो मैं डाल रही हूँ ये है सूखा हुआ पुदीना। सूखे हुए पुदीने की ना उतनी तेज़ स्मेल नहीं होती जितनी फ़्रेश पुदीने की होती है, मगर इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। तो बस अगर आप बस ये बना लेते हैं ना तो आपका बहुत मज़ेदार सा रायता तैयार हो जाता है। इसमें आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई चटनी डालने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप देखें तो इस तरह से एक पूरा फुल हेल्दी मील तैयार हो जाता है। और जी हम पाकिस्तानी लोगों का कोई भी रायता जो है वो भुने हुए ज़ीरे के बग़ैर बिल्कुल नामुकम्मल है। तो ऊपर से उसको भुना हुआ ज़ीरा डाल के फ़िनिश कर दिया है। अब मैं ड्रेसिंग बनाने लगी हूँ सैलेड के लिए। इसमें थोड़ी सी मेयोनीज़ डालूँगी, मस्टर्ड, और इस ड्रेसिंग में एक स्पेशल इंग्रेडिएंट है, और वो स्पेशल इंग्रेडिएंट है, बताइए क्या? जी, ये है पीनट बटर, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी काली मिर्च, ठीक है। और इसमें अगर आप चाहें तो चीनी भी डाल सकते हैं, मगर मैं चीनी नहीं डालूँगी, मैं थोड़ा सा इसके अंदर हनी डालूँगी। हर चीज़ की क्वांटिटी बस हाफ़ टी स्पून और 1 टीस्पून के अंडर ही है, ज़्यादा नहीं है। और इसी तरह से इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून जो है वो ऑलिव ऑयल डालूँगी, और इसको अच्छी तरह से शेक करें, और ये आपकी ड्रेसिंग तैयार हो गई है। आप किसी भी सैलेड में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एप्पल चूँकि काला हो जाता है तो मैं इसको बाद में बिल्कुल सर्व करने से पहले काट के डालूँगी, और उसी वक्त ऊपर से इसके ड्रेसिंग भी डालूँगी। तो जी ये हमारा फुल हेल्दी मील तैयार है, और उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो जी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।